प्रधानमंत्री की क्या जरूरत है जब तुमने पब्लिक सेक्टर की सारी यूनिट्स बेचने का आपने काम कर दिया, निजीकरण, हर चीज निजी हाथों में दे रहे हो, तो प्रधानमंत्री की क्या जरूरत है? बताओ ना मुझे आप सवाल। सरकार, प्रधानमंत्री की, सरकार की, किसी मंत्री की क्या जरूरत है जब सब कुछ आप निजी हाथों में बेच रहे हो? नौकरियां आपने खत्म कर दी हैं और पीछे के दरवाजे से आप, लगता है उनके समझाने से समझ में आएगा। नहीं तो फिर अमित शाह ने मना का किया था जब खट्टर की जो हवाई जहाज ऊपर ही ऊपर उड़ता रहा हेलीकॉप्टर उसका, और चले गए, और फिर अगले ही दिन जब शाम को कह दिया कि नहीं अब कोई जो उसके फेवर में जो है कोई मीटिंग करने की जरूरत है, तब रोका था किसी ने? जाओ, तुम्हें पता लग जाएगी, हम कौन मना कर रहा। बहुत अच्छी बात है, आप जाओ, बताओ, समझाओ लोगों को अगर इतनी हिम्मत है। पर मैं जानता हूं कि बीजेपी वालों में इतनी हिम्मत नहीं है कि सच लोगों को बता सकें और कानून में क्या लिखा है उसे बिल्कुल उसी रूप में लोगों को बता सकें और समझा सकें। इतना उनके गुर्दे में दम नहीं है। लेकिन 80-85 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि उन्हें एकदम से याद आ गई कि हमें लोगों को समझाना चाहिए? मालूम नहीं आपको? मालूम नहीं आपको? जो आज सुपड़ा साफ हो गया पंजाब में, नगर पालिका चुनाव में, निकाय चुनाव में, और उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, और उत्तर प्रदेश आरएसएस की नई प्रयोगशाला है हिंदुत्व की। और इस समय अगर इस आंदोलन को नहीं रोका गया, ये जो भीड़ उमड़ रही है, जो जनसैलाब है, ये जन आंदोलन जो बनता जा रहा, अगर इसे नहीं रोका गया, जिसे बीजेपी किसी हालत में रोक नहीं सकती है, तो उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ होगा और उत्तर प्रदेश को बीजेपी हारना नहीं चाहेगी। इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। पर मुझे विश्वास है कि जाएंगे नहीं, और अगर जाएंगे भी तो लोग गांव में उनको सही सबक सिखाएंगे। कहीं ना कहीं आज जो पंजाब के आंकड़े हैं, चुनाव है, वो आगे की ओर इशारा करते हैं जो इलेक्शन या चुनाव है। मैं समझता हूं आप लोग इतने अनुभवी तो हैं ही कि जो सारे आप आज आंकड़े आए हैं, जो आंकड़े क्या, जो रिजल्ट आए हैं, वो रिजल्ट भविष्य का दर्पण है। आपको दिखा रहे हैं, भविष्य का आईना दिखा रहे हैं कि बीजेपी की क्या दुर्गति होने वाली है। जब पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया, यहां तक कि जो उनके अपने इलाके थे, जहां से उनके अपने सांसद हैं, उन इलाकों में भी साफ हो गया मामला, तो वही तो वहां की बात है। और आने वाले समय में आज जो 2 मीटिंग कर रही है बीजेपी, जैसे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने कृषि मंत्री को और गृह मंत्री जी को भी उस मीटिंग में बुलाया, और साथ में जो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के जो बीजेपी के नेता उनको भी बुलाया, उनके साथ बैठ के बात कर रही है। एक ही दिन में 3 घटना हो रही हैं। एक पंजाब का रिजल्ट आ रहा है, दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी मीटिंग कर रहे हैं, और तीसरा उसी समय में अमित शाह जी के कहने पर जो संजीव बालियान हैं, मुजफ्फरनगर से सांसद हैं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं को बुलाकर मीटिंग कर रहे हैं कि उनकी नाराजगी नहीं मोल ले सकते उत्तर प्रदेश के चुनाव। इसका क्या मतलब है? उन्हें अपना पता लग रहा है कि भविष्य तुम्हारा कहां जा रहा है। प्रताप जी, क्या ये इस आंदोलन का असर है? और किसका असर है? इस आंदोलन का असर नहीं दिखता आपको? पूरे देश में इस आंदोलन का असर है। और यह आंदोलन अब केवल इसी देश तक सीमित नहीं रहा, यह आंदोलन पूरी दुनिया में इसकी अब गूंज है। और इसीलिए पूरी दुनिया से जो अच्छे अच्छे लोग हैं, उनका समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है, जिससे सरकार बुरी तरह से बौखलाई हुई है। और उसी के सिलसिले में जैसे आपने देखा, जो एक बच्ची है दिशा रवि, उसको जो गिरफ्तार करके लाई है टूल किट के उसमें, वो सारा उसी का नतीजा है। जो ये सारी चीज आप देख रहे हैं, इस आंदोलन का असर बहुत व्यापक है। जैसे इसको आप ऐसे समझें, जो चुनाव हुए हैं वो पंचायत के चुनाव तो हुए नहीं है यहाँ पे जो हुए हैं पंजाब में, ये नगर पालिका के चुनाव है, मतलब शहरी इलाके के चुनाव हैं। शहरी इलाकों में भी अगर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है, तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि किसानों के साथ में केवल किसान या मजदूरी नहीं है, शहरी क्षेत्र में रहने वाले पढ़े लिखे लोग भी, सभी समाज के लोग भी उनके साथ में खड़े हो गए, शामिल हो गए हैं, और उन्होंने बीजेपी को सबक सिखाने की ठान ली है। ये समझ में आना चाहिए, इसी का असर। आप एक सीनियर एडवोकेट हैं, और जो टूल किट वाला मामला है, इसे आप कैसे देखते हो? नहीं, ये जो कहें बिल्कुल ये तानाशाही है, और कानून के विरुद्ध ये सब कुछ किया गया है। उस बच्ची को अरेस्ट करने के बाद पहले वहां पे बेंगलोर में ही जहां से उसको लेकर आए हैं, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए था। ये कानूनी प्रक्रिया है, इसका पालन होना चाहिए था। वहां पेश ना करके आप सीधे उसको बिठाकर यहां पर ले आए और यहां आपने कोर्ट में पेश किया। यहां कोर्ट को देखना था कि क्या जो लीगल प्रोसीजर है, क्रिमिनल लॉ में जो प्रोसीजर दिया गया है, अगर किसी को अरेस्ट करके लाते हैं, किसी को पकड़ के लेते हैं, तो क्या क्या तरीके अपनाने पड़ेंगे, क्या क्या जो काम करना पड़ेगा, क्या उसको अपनाया गया है, नहीं अपनाया गया है।
कोर्ट को देखना था, लेकिन कोर्ट ने, मैं समझता हूं, देखा नहीं है। और अगर बिना देखे ही सब कुछ कर दिया है, यह बहुत गंभीर स्थिति है कि ट्रांजिट रिमांड उसको नहीं है, मजिस्ट्रेट के सामने वहां पेश नहीं किया गया, सीधा आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो लॉ का क्लियर कट वायलेशन है और यह बड़ी गंभीर स्थिति है। ऐसे में तो कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा। आप देखिए, अगर किसी के साथ में कुछ भी हो जाता तो व्यक्ति क्या करता है? उसे यही उम्मीद होती है कम से कम अदालत से मुझे न्याय मिलेगा, और अदालत भी इसी तरह से अगर क्लर्क की तरह काम करें, आई फाइल और घुग्गी मार दी और चल दिया, ये अगर करने लगे और 5 दिन का उसको रिमांड बच्ची के लिए दे दिया गया, ये सब कुछ पूरी तरह से गलत हुआ है। कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इल्लीगल डिटेंशन है, कोर्ट को उस बच्ची को तुरंत रिहा करना चाहिए था। लेकिन अफसोस इस बात का है, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूं। ये जब CA-NRC का आंदोलन चला था दिल्ली दंगों में, 2 लड़कियों नताशा नरवाल और देवांगना कलिता, इन दोनों को जब अरेस्ट किया था, आपको ध्यान दिलाता हूं कि क्या कैसे कोर्ट काम करती है। इसीलिए मैं कोर्ट की बातें जो बताता हूं, इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि क्या हाल कोर्ट का हरा। नताशा नरवाल और देवांगना कलिता के विषय में ये हुआ था, कोर्ट के सामने उन्हें पेश किया गया। कोर्ट ने वो पेपर देखे जिसको अरेस्ट करके ले आए थे, उन पेपर में उन्होंने देखा कि इसमें तो कोई केस इनके खिलाफ बनता नहीं है, कोर्ट ने वहीं छोड़ दिया उनको। अब आप देखिए, वो एक तरफ पुलिस लाई है, छोड़ दिया, दूसरे उसी पल क्राइम ब्रांच ने उसके सामने जो है पेपर कर दिया कि साहब इस केस में ये वांटेड है, इसमें हमें चाहिए। कोर्ट ने उसको रिमांड दे दिया। बहुत अजीब स्थिति है यार, तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है कि एक जो फाइल लेके आई जिसमें अरेस्ट करके लाई, उसके खिलाफ कुछ हो ही नहीं रहा, सेम उसी पे क्राइम ब्रांच ला रही है और आप रिमांड दे रहे हो। ये क्या तरीका है कोर्ट का? क्या इस तरह से कोर्ट में विश्वास होगा लोगों का? और अगर कोर्ट भी इस तरह से धराशायी हो जाएंगी, ऐसे क्लेरिकल जो उसमें मैनर में काम करेंगी, फिर कहाँ जाएगा व्यक्ति? किससे गुहार करेगा? किसको न्याय मिलेगा? जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, और ये टूल किट का ये जो सारा बनाया गया, ये बिल्कुल फर्जी है, कुछ नहीं है इसमें, केवल लोगों को डराने के लिए कि इस जवान बच्ची को, 21-22 साल की बच्ची है, इसको पकड़ लो। इस तरह के जो बच्चे आ रहे हैं, किसानों का समर्थन कर रहे हैं, पर्यावरण के विषय में आवाज उठा रहे हैं, इन सारे बच्चों को, एक को आप अरेस्ट कर लो, एक को परेशान करो, बाकी सारे सब डर जाएं, ये एक कोशिश है। पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, इससे डरेगा कोई नहीं। जो लोग हैं उनमें और इसके खिलाफ आक्रोश बढ़ेगा, और आज एक को गिरफ्तार किया है, कल 100 लोग निकल के सामने आएंगे। इसका यही परिणाम होने वाला है। बीजेपी किसी भ्रम में ना रहे, ये स्थिति है। कल रेल रोको अभियान, रेल जाम करने को बोला है जी, किसने बोला है? यहाँ पर ऐलान बोला। हाँ तो ठीक है, किसान मोर्चा का जो प्रोग्राम है वो होगा उसी तरह से, शांतिपूर्वक तरीके से होगा, जैसे हमेशा। देखिए, हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से होते रहे हैं हमेशा। जो 26 का प्रोग्राम था वो सारा सरकार का और प्रशासन का और पुलिस का षड्यंत्र था। उसमें भी 90% से ज़्यादा आंदोलन जो था 26 का, बहुत शांतिपूर्वक रहा वो। आज ये जो कल भी जो होगा बहुत शांतिपूर्वक तरीके से होगा, क्योंकि आपने पीछे भी देखा होगा जो 3 घंटे के लिए चक्का जाम वाला था, कितने व्यवस्थित तरीके से, कितने शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। तो ये कल का भी जो प्रोग्राम है बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, बहुत व्यवस्थित तरीके से, अनुशासित तरीके से होगा। उसमें 3 स्टेट में नहीं किया गया था सर। आप कौन है? आप कौन है मैम? पहले अच्छा, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो चक्का जाम हुआ उसका असर बेअसर रहा। नहीं, मीडिया रिपोर्ट तो चाहे जो भी कहते हैं, मीडिया रिपोर्ट तो ये भी कह रही कि पूरे देश में इतना व्यापक इसका असर हुआ है कि ऐसे पहले बहुत कम मौके ऐसे रहे हैं जिसमें पूरे देश में चक्का जाम की कॉल दी गई हो और इतना सफल रहा हो। तो मीडिया रिपोर्ट तो ये भी है। और मीडिया रिपोर्ट किसकी बात करो? वो तो गोदी मीडिया है, वो तो गुलाम मीडिया है। या गुलामों की बात करोगे आप, कैसे बात चलेगी? गुलामों की कोई वो नहीं है, वो चाहे जो कह दें। वो तो यहाँ भी दिखा देता खाली हो गया। ये जो है जिस समय गाजीपुर बॉर्डर पे जो ये सारा चल रहा है, जहां इस समय आप और हम उपस्थित हैं, इसको भी तो कह दिया था खाली हो गया। अब खाली हो गया ये? कहाँ है खाली? मीडिया दलाली ये भी कह रही, संजीव बलियान ने कह दिया कल लगाम जब चाहेंगे जब मना लेंगे हमारी खाका। उसके ऊपर राजद्रोह का केस लगेगा। नहीं, किसानों के वकील है, बताइए अब देश का क्या होगा? सारी धाराएं खारिज हैं। नहीं, देश का जो होगा बहुत बढ़िया होगा, देश का भला होगा। ये संक्रमण काल चल रहा है, इसमें जो गंदगी है वो गंदगी छटेगी। और आप जानते हैं कि गंदगी कहां कहां कैसे कैसे है, ये पूरी गंदगी छटेगी। ये जो जन आंदोलन खड़ा हो रहा है, ये जन आंदोलन इसको पूरी गंदगी को साफ करके जाएगा।
तो आगे आने वाला समय, इस समय जरूर बहुत कठिन समय चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, पर आने वाला जो देश का भविष्य है बहुत अच्छा है, उज्जवल भविष्य है। जो गंदगी साफ हो जाएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। खालिस्तान के नाम पर जिस तरह से कभी रवि दिशा को पकड़ा जा रहा है, कभी किसी का नाम सामने आ रहा है, कभी फंडिंग का नाम सामने आ रहा है, जो आम लोग हैं इस आंदोलन को लेकर उनके मन में तो कुछ और धारणा बन सकती है। क्या धारणा बन सकती है? क्या धारणा बन सकती है ये नहीं, आप बताइए क्या धारणा बनने है। मैं आपको उदाहरण ऐसे बताता हूं, जो बीजेपी भक्त हैं, जो आरएसएस भक्त हैं, जो मोदी भक्त हैं, उन्होंने जब मेरी वीडियो देखी है, उनका मेरे पास फोन आया, कह रहा सर आपकी वीडियो देखी, आपने पहचाना कौन बोल रहा हूं? मैंने कहा भाई आवाज से तो पहचाना हूं, चेहरा भी समझ में आ रहा, पर नाम नहीं जानता हूं। उन्होंने बताया कि मैं कौन बोल रहा हूं, और उसको उन्होंने फिर जब मुझे कहा कि आपकी वीडियो देखी, हमें नहीं पता था इतना खतरनाक कानून है। मैंने वीडियो देखने के बाद अपने कई साथियों को भेजी, उन्होंने भी बताया था यार हमें तो पता नहीं था कि इतना बुरा हाल है, ये इतना बुरा कानून है, हमें तो अब समझ में आई है। हम तो यही समझ रहे थे कि मोदी जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। वो अंधभक्त भी, वो मोदी भक्त भी अब सच्चाई जान के बदल रहे हैं, और ये धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। जिस मीडिया की आप बात करें ना, भी थोड़ी देर पहले मेन स्ट्रीम मीडिया करें, एक तो आप उसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहना बंद करो। मेन स्ट्रीम मीडिया हो आप, जो सच दिखाता है, जैसा है वैसा ही दिखाता है, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये तहलका मचा हुआ है कि मोदी सरकार भी आपको कंट्रोल में लाना चाहती है, सोशल मीडिया को कंट्रोल में लाना चाहती है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया आज की तारीख में आप हैं। उस गुलाम मीडिया को गुलाम मीडिया ही कहो, उसे मेन स्ट्रीम मीडिया मत बोलो आप। दूसरी बात, टूल किट को कैसे देखते हैं सर? टूल किट बिल्कुल ही गैर कानूनी है, कोई कानून सम्मत नहीं है। ये केवल तानाशाही के बल पर कि किसी को हमें दबाना है या इसका डर फैलाना है, उसके लिए सारी चीजें की गई हैं। जब गैर कानूनी है तो क्या आप दिशा रवि की गिरफ्तारी को जायज ठहरा रहे हैं? नहीं, दिशा रवि की जो गिरफ्तारी है, कमाल बात करें, दिशा रवि की गिरफ्तारी नाजायज है। मैं पहले ही कह रहा हूं इस बात को, आप सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। नहीं सर, मैं बाद में आई हूं ना, दिशा रवि की गिरफ्तारी पूरी तरह से गैर कानूनी है, और केवल इसी बात पर कि वहां उसे पेश नहीं किया, मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए, सुमोटो एक्शन लेना चाहिए कि लीगल प्रोसीजर जो है उसको फॉलो क्यों नहीं किया। इवन मजिस्ट्रेट ने क्यों नहीं देखा कि क्या उसको ट्रांजिट रिमांड है या नहीं है, उसे देखना चाहिए था। कोर्ट में वहां पेश किया गया, नहीं किया गया। सरकार की क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे? वो जिस तरीके से सरकार की मंशा, कभी सिद्धू हो गया, कभी जो 26 जनवरी को वहाँ आरोपी तलवार लहराते, उसका नाम मनोहर सिंह कुछ करके है। सरकार की मंशा इस देश को पूरी तरह से तबाह करने की है, और तबाह करने के कई तरीके हैं। एक तो ये कानून, दूसरा ये जबरदस्ती जो है लोगों पर मुकदमे बनाना, लोगों को जेल भेजना, ठीक है ना ये, और ज्यादा कुछ हो पकड़ के पीटना, और ज्यादा कुछ हो तो एनकाउंटर करना, ये सरकार की मंशा है। इस देश के 135 करोड़ में से 120 करोड़ लोगों को ये भाजपा सरकार गुलाम बनाना चाहती है, और जो भी लोग सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं या सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, उन पर झूठे मुकदमे लाते हैं, और झूठे मुकदमे लादकर उनको जेल में बंद करना चाहती है। आप जो, मैं आपके सामने दिख रहा हूं, मेरे खिलाफ भी जो है, जो FIR नंबर 30/2021 थाना ये जो आपका गाजीपुर, इसमें रजिस्टर है, मुझे भी क्राइम ब्रांच ने उसके लिए नोटिस भेजा है, लेकिन हम ऐसे नोटिसों की परवाह नहीं करते हैं, चाहे जितना करें। और सारे जो साथी हैं, हम सबको ये बोलूंगा, किसी को भी इस नोटिस पर थाने में जाने की जरूरत नहीं है। पुलिस कमिश्नर को हम बाकायदा लेटर भी लिखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन करनी है, हम उसमें पूरी सपोर्ट आपको करेंगे, पूरा सहयोग आपकी इन्वेस्टिगेशन में हम देंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करनी है यहाँ आके, गाजीपुर बॉर्डर आके आप यहाँ बैठ के पूछताछ करो, जो पूछना है। हम में से कोई भी थाने नहीं जाएगा। अगर तुम्हें गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करो, हमें इसकी चिंता नहीं। सर, जो पुलिस सिर्फ मोबाइल लोकेशन के आधार पर नोटिस भेज रही है और FIR दर्ज कर रही है, वो यहाँ पर आके पूछताछ करेगी? नहीं, ना करे, ये उसका काम है, हम तो उसको सहयोग करेंगे, हम तो कह रहे हैं खुल के, हम उसे सहयोग करेंगे, थाने नहीं जाएंगे हम यहाँ जो भी उनको पूछना है पूछें, बैठ के पूछें, आराम से पूछें। अगर उनको लगता है वकील नहीं होना चाहिए, नहीं होगा कोई वकील, आप हमारे जो टेंट में आके बैठ के पूछे, जो भी कुछ पूछना है, जो सच्चाई है बताएंगे, लेकिन हम थाने नहीं जाएंगे। और अगर उसको अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करे, इस बात की चिंता नहीं है, जितनों को अरेस्ट करना चाहती है करे, उसके बाद हमें क्या एक्शन लेना वो हम देखेंगे, हम बताएंगे। आंदोलन में पेट्रोल भी इस्तेमाल हो रहा है, आंदोलन में डीजल भी इस्तेमाल हो रहा है, और आंदोलन में LPG भी इस्तेमाल हो रहा है। अभी कल परसों इन तीनों के दाम बढ़ाए गए हैं। इस विषय में वो लोग जो अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं, वो लोग
जो स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी, सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि तुम इंसान हो या मुर्दे। 100 रुपए किलो, 100 रुपए लीटर जब पेट्रोल हो गया, 90 के पार डीजल भी हो गया, फिर भी तुम्हारी जुबान नहीं खुल रही। तुम मुर्दों की तरह बिलों में बैठे हो। क्या तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए? क्या तुम्हें संघर्ष नहीं करना चाहिए? अगर पेट्रोल बढ़ता है, उसका असर तुम्हारे परिवार के खर्चे पे पड़ेगा। डीजल बढ़ता है, इस देश में महंगाई बढ़ेगी। गैस भी बढ़ रही है, डीजल भी बढ़ रही है। 28% डीजल जो इस्तेमाल होता है खेती में इस्तेमाल होता है, और बाकी जो ट्रांसपोर्ट में होता है, ट्रांसपोर्ट में जो डीजल इस्तेमाल होता है उससे निश्चित रूप से लगातार महंगाई बढ़ेगी। फिर भी लोग नहीं बोलते हैं। तो मेरा उन लोगों से कहना है जो मुर्दे की तरह घरों में बिलों में बैठे हैं, बाहर निकल कर आए इस आंदोलन में। अगर इसमें नहीं सहयोग कर सकते तो कम से कम इन्हीं के खिलाफ आंदोलन करें, इसी के खिलाफ संघर्ष करें। आवाज तो होनी चाहिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो अभी ये डीजल, ये पेट्रोल 100 रुपए है, ये आने वाले समय में 150-200 भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें मालूम है मुर्दे हैं लोग, उन्हीं पर राज किया जा सकता है। जो जिंदा है उन पर राज नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है कोई प्रश्न नहीं उठा रही है, आपको क्या करना है? नहीं, विपक्ष कर रहा है, ऐसी बात नहीं। विपक्ष कर रहा है, विपक्ष पार्लियामेंट में भी बोल रहा है, अब तो बोल ही रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। किसान मुद्दे पर लगातार विपक्ष बोल रहा है, और जो बाकी और भी पार्टियां हैं वो भी धीरे धीरे प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं एक तो मान ही सकते हैं कि उन पार्टियों के लोग भी इस आंदोलन में शामिल हैं। आप इसे कैसे नकार सकते हैं? हाँ, एक अलग बात है कि जिस तरह से जबरदस्त तरीके से उनको विरोध करना चाहिए था, वो अभी नजर नहीं आ रहा। हो सकता है उनकी अंतरात्मा जागे, आने वाले समय में दिखाई दे, हम उम्मीद ही कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, एक बात